श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बीएड सेकंड सेमेस्टर के यह चौथे अध्याय का दूसरा पार्ट आज हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले चौथे अध्याय का पहले भाग का अध्ययन हम लोग इसके पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, जिसमें हम लोग गणित के महत्व के बारे में और गणित का महत्व किन कारणों से है, इन सारी बातों को हमने अध्याय 4 के पार्ट 1 में अध्ययन कर लिया। आज हम लोग इस दूसरे पार्ट में गणित में शिक्षण के क्या मूल्य हैं, गणित पढ़ाने वाले एक अध्यापक के अंदर क्या होना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से गणित पढ़ाना चाहिए या अन्य विषयों से गणित का क्या संबंध है, इन सारी बातों का आज हम लोग इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग आज अपने अध्याय को शुरू करते हैं। गणित में शिक्षण के क्या मूल्य हैं, यहाँ से हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम लोग गणित में शिक्षण के क्या मूल्य हैं, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप कोई कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए आप मंच संचालन कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर मंच संचालन करने के कुछ नेतृत्व होते हैं, उनको आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। अर्थात एक मंच संचालन के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें होती हैं, उस संचालन को किस तरीके से संचालन करना है, इन सारी बातों का अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। उसी तरीके से गणित शिक्षण के भी ऐसे ही मूल्य हैं जिनका एक आदर्श शिक्षक में होना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक वही होता है जिसमें गणित के पूरे शिक्षण कार्य को अच्छे तरीके से समझा सके। तो आइए हम लोग इनके मूल्य को, अर्थात जिनका एक आदर्श मतलब जिन अध्यापकों में या कह सकते हैं गणित शिक्षण के ऐसे मूल्य हैं जो एक शिक्षक में होना चाहिए, आदर्श शिक्षक में होना चाहिए, तो इनके मूल्य कौन कौन से हैं, आइए हम सारी बातों को सीखते हैं। तो देखिए, आपके सामने पहला लिखा गया, विषय का पूर्ण ज्ञान होना। विषय का पूर्ण ज्ञान होना अर्थात आप जानते हैं कि जब भी आप कोई कार्य करने चलें या आप जब भी कोई अध्यापन कार्य करने चलें, तो आपको उस विषय में पूर्ण तरीके से ज्ञान होना चाहिए। किसी भी विषय के अध्यापक में ये गुण अति आवश्यक होता है कि वह अपने विषय में पूर्ण रूप से निगुण और पूर्ण जानकारी रखता हो। उसको अपने विषय पर इतना अधिकार हो कि वह बिना हिचक तथा संकोच के पाठ्य पुस्तक को किसी दूसरे के सम्मुख उसे प्रस्तुत कर सके। किसी भी विषय पर पूर्ण अधिकार प्राप्त करने के लिए आपको गहरा अध्ययन करना ही होगा, क्योंकि जब तक आप गहराई से अध्ययन नहीं कर पाएंगे, तब तक आप दूसरे के सम्मुख अपने तथ्य सिद्धांत को, अपने पाठ्य वस्तु को अच्छे तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे। विषय में अधिकार तभी हो सकता है जबकि अध्यापक विषय का विस्तृत अध्ययन करें और उसके बारे में समझें। इसके साथ ही गणित अध्यापक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। गणित को प्रभावी रूप से पढ़ाने के लिए अध्यापक को जीवन में गणित के प्रभाव का पूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। इसके साथ गणित पढ़ाने के लिए अध्यापक को
केवल गणित विषय का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। ऐसा नहीं है कि यदि आपको पूरा गणित विषय का ज्ञान है, इसके अलावा भी आपको अन्य विषय का भी जानकारी होना चाहिए, बल्कि जीवन में गणित का उपयोग आपको कहाँ कहाँ होता है इसकी जानकारी पूर्ण होनी चाहिए। अर्थात मतलब कहने का ये हुआ कि गणित विषय का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है। आपको केवल गणित आ रहा है तो आप गणित के शिक्षण हो गए, आप गणित के अध्यापक हो गए। अर्थात आपको जीवन में गणित कहाँ कहाँ प्रयोग हो रहा है, किस तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है, इसकी पूरी तरीके से जानकारी होना चाहिए। जैसे इन कार्यों में वस्तुओं का व्यापार, वस्तुओं का खरीदना, किसी ठेके का हिस्सा या रुपए का लेन देन आदि ये सब प्रमुख हैं। जीवन हमारा जो होता है, इनका जीवन से ही गहरा संबंध होता है। गणित में पंडित आप तभी हो सकते हैं जबकि गणित के इतिहास की आपको जानकारी हो। जब तक आपको गणित के पूरे इतिहास की जानकारी अच्छी तरीके से नहीं है, तब तक आप गणित विषय के एक अच्छे पंडित नहीं बन सकते हैं। और आपको समय समय पर होने वाले गणित संबंधित घटनाओं का ज्ञान होना चाहिए। कक्षा में गणित विषय को रोचक बनाने के लिए उसको जीवन से संबंधित करके बालकों के सम्मुख रखा जाना अनिवार्य होता है। अध्यापक को गणित पढ़ाते समय बच्चों को कठिनाई का बोध तभी हो सकता है जबकि उसको समय समय पर होने वाली कठिनाई का ज्ञान हो। जो मनुष्य जात को प्रारंभिक समय से अब तक गणित के तथ्यों को प्राप्त करने में हुई है, यह पूर्व ज्ञान अध्यापक की बड़ी भारिता सहायता कर सकता है, जिसके आधार पर बच्चों की गणित संबंधी कठिनाई का बोध होता है। इस तरह बच्चों की गणित संबंधी कठिनाइयों के निवारण के समझने पर भी उनका निवारण आप कर सकते हैं। साथ में आपको अच्छे ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अच्छे शिक्षण गणित के शिक्षण के लिए संपूर्ण ज्ञान होना आवश्यक है। गणित में अब तक जो भी पुस्तकें लिखी गई हैं, उन सभी पुस्तकों को अध्यापक को अच्छी तरीके से पढ़ लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त विषय में पत्रिकाएं तथा नवीन खोज के छपे हुए हो, उनका अध्ययन भी आवश्यक होता है, जिससे जब नए नए अध्याय, नए नए सूत्र का प्रतिपादन हो तो उनका एक शिक्षक को अध्ययन करना चाहिए और उस सिद्धांत और सूत्रों को बच्चों के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, जिससे उनके जो भी कठिनाइयाँ हों वो सारी कठिनाइयाँ दूर हो सके। एक अच्छे गणित के शिक्षण के लिए उनको समय समय पर एक अच्छे गणित के विद्वानों के उनके भाषणों का भी अध्ययन करना चाहिए, जिससे वो शिक्षण कार्य को अच्छे से प्रस्तुत कर सके। तो ये आपका था विषय का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये गणित में शिक्षण के मूल्य का पहला जो पॉइंट था आपके सामने प्रस्तुत किया गया। अब आपको इसके मूल्य में दूसरा पॉइंट है पाठ विधि के शिक्षण की आवश्यकता। अर्थात एक पाठ्य विधि के लिए शिक्षण की क्या आवश्यकता होती है उसको हम लोग सीखते हैं। जैसा कि पाठन विधियों के अध्याय में गणित पढ़ाने के लिए भिन्न भिन्न विधियों की आवश्यकता का वर्णन किया गया है, उसका ज्ञान भी गणित अध्यापक को होना चाहिए। गणित के भिन्न भिन्न उपविषय को पढ़ाने के लिए
भिन्न भिन्न विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इनका ज्ञान गणित अध्यापक को होना चाहिए। विषय का ज्ञान होते हुए भी गणित के अध्यापक को तभी सफलता प्राप्त हो सकता है जबकि विषय को प्रस्तुत करने का ढंग उसको ज्ञात हो। कहने का तात्पर्य है, यदि आपको गणित विषय का जानकारी है, इसके बावजूद भी आपको एक अच्छा गणित का अध्यापक बनना है, तो आपको उस गणित के जो भी आप प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो भी आप सिद्धांत या जो भी अपना भाषण उस पे देने जा रहे हैं, उसका आपको पूरी तरीके से अच्छी तरीके से जानकारी होना चाहिए। तभी आप उसको अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे। और जब आप उसे अच्छे तरीके से एक अच्छे ढंग से उसे प्रस्तुत करेंगे और उस विद्यार्थी को अच्छे तरीके से समझ में आएगा, तो आपका जो शिक्षण कार्य होगा वो अच्छा माना जाएगा। इसलिए गणित के अध्यापक को शिक्षण विधियों की पूर्ण ज्ञान लेना चाहिए। जब तक आप गणित शिक्षण को अच्छे से नहीं जानेंगे, तब तक आप अपने सिद्धांत, अपने नियम या आप जो भी सवाल प्रस्तुत करने जा रहे हैं, आप उसे बच्चों के सामने अच्छे तरीके से व्यक्त नहीं कर पाएंगे और आप अपने शिक्षण कार्य को अच्छे से व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पाठ्य विधि की शिक्षण का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट रहा जो हमारे गणित में शिक्षण के मूल्य के बारे में रहा। अब ये आपका जो तीसरा पॉइंट रहा, गणित अध्यापक को विषय के लिए उत्साहित होना चाहिए। ये आपका तीसरा पॉइंट रहा। एक गणित के अध्यापक, अगर कोई गणित का अध्यापक है, उसको विषय के लिए हमेशा उत्साहित होना चाहिए। तो चलिए इस पॉइंट में देखते हैं। गणित के अध्यापक को केवल गणित का ज्ञान और विधियों की शिक्षा का ज्ञान होना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उनमें गणित पढ़ाने के लिए उत्साह भी होना चाहिए। यदि आप बच्चों के सामने गणित विषय को प्रस्तुत करने जा रहे हैं, तो आपको ये माने नहीं रखता कि आपको बहुत ज़्यादा अच्छे गणित आते हैं, आप गणित के विद्वान हैं, बल्कि जब भी आप बच्चों के सामने जाएं और अपने गणित शिक्षण को प्रस्तुत करें, तो आपको उत्साहित होना चाहिए। उस विषय को पढ़ाने के लिए उत्साह होना चाहिए, जिससे आप बच्चों को अच्छे तरीके से अपने शिक्षण को प्रस्तुत कर सकें। बिना उत्साह के वह गणित सफलता से नहीं पढ़ा सकता, नहीं पढ़ा पाएंगे और न बालकों में विषय के प्रति रुचि उत्पन्न होगा। यदि आप आलसी तरीके से अपने शिक्षण कार्य को प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उन छात्राओं में एक उत्साह जो पढ़ने की होगी वो नहीं जग पाएगी, जिससे बच्चों को उस शिक्षण कार्य में सफलता जल्दी नहीं प्राप्त होगी। उनको उन शिक्षण कार्य को समझने में, अध्ययन करने में अत्यंत कठिनाई होगी। इसलिए गणित के अध्यापक को चाहिए कि जब वो अपने कक्षा में प्रस्तुत हों, तो वो एक उत्साह के साथ अपने विषय को प्रस्तुत करें, जिससे बच्चों में भी उत्साह आए और बच्चे उनके विषय शिक्षण कार्य को अर्जित करने में सफलता प्राप्त करें। इस तरह गणित का एक सफल अध्यापक होने के लिए विषयों में उत्साह होना चाहिए।
गणित के इतिहास, गणित की नवीन विधियों का और मनुष्य के जीवन में गणित की उपयोगिता आदि से बालकों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। इसके अतिरिक्त एक सफल अध्यापक को अपने स्कूल में गणित क्लब भी स्थापित करना चाहिए। इस क्लब में गणित संबंधी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए और गणित के सिद्धांतों के आधार पर नवीन उपकरणों को बनाया जाए और गणित के नवीनतम चमत्कार का ज्ञान प्राप्त कराया जाए और जिन तथ्यों की जानकारी तथा हल कक्षा में नहीं हो पाता उसको आसानी तरीके से क्लब में हल किया जाना चाहिए। इस तरह शिक्षा के सिद्धांत के अनुसार बालक क्लब में क्रियाशील होगा और उसके अंदर एक उत्साह जगेगा उस सिद्धांत को अध्ययन करने के लिए और वह उसे जानने की इच्छा अपने अंदर जगाएगा और उसको विषय का वास्तविक ज्ञान हो जाएगा। इसमें बालक अध्यापक के निकट संपर्क में रहता है जो कि उनके ज्ञान प्राप्त करने में सहायक रहता है। यदि आप उस बालक को अपने क्लब में शिक्षण कार्य को मान लीजिए ऐसा कोई नियम सिद्धांत है जो क्लास में नहीं सिद्ध हो पा रहा है, आप उसे अपने क्लब में बच्चों को उनके जो भी समस्या हों उनको आसानी से समझा सकेंगे और वो बच्चा भी उनके वास्तविक ज्ञान को समझ सकेगा। तो इस तरीके से गणित अध्यापक को विषय के लिए उत्साहित होना चाहिए जिससे बच्चों में भी गणित विषय अध्ययन करने का एक उत्साह होना चाहिए। तो ये आपके शिक्षण में बहुत ही अच्छे पॉइंट हैं जो एक गणित में शिक्षण के मूल्य के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। और साथ में अध्यापक को संपूर्ण तैयारी करनी चाहिए। एक अध्यापक को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अपनी कक्षा में बालक का थोड़ा सा भी समय बर्बाद न होने दें। जिस तरह बालकों का यह कर्तव्य है कि वे अपने कक्षा में अध्यापक का समय नष्ट न करें। यदि अध्यापक चाहता है कि वह कक्षा में बालक को अधिक से अधिक ज्ञान दे सके तो इसके लिए उस अध्यापक को अच्छी तरीके से तैयारी करनी चाहिए और उसे संपूर्ण तैयारी होना चाहिए। यह सोचना भूल है कि गणित को प्रारंभ में पढ़ाने वाले या छात्राध्यापक को ही गणित पढ़ाने के लिए तैयार की आवश्यकता पड़ती है। नहीं, गणित पढ़ाने वाले सभी अध्यापक को चाहिए कि वे कितने भी अनुभव हों तैयारी आवश्यक करनी पड़ती है। मान लीजिए अगर आप गणित विषय के बहुत अच्छे जानकार हैं फिर भी आपको दिन प्रतिदिन आधे एक घंटे गणित विषय का शिक्षण को अच्छे तरीके से अध्ययन कर लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आज हम जो क्लास में पढ़ाएंगे बच्चों को हमें उतना ही अध्ययन करना है, नहीं, बल्कि आप उनसे कुछ अतिरिक्त जानकारी को प्राप्त करें। उसके बाद प्रत्येक पाठ की तैयारी होनी चाहिए। अध्यापक को अच्छा अध्यापक को चाहिए कि वो प्रत्येक पाठ को अच्छे तरीके से तैयार करें और बच्चों को अच्छी तरीके से शिक्षण कार्य प्रस्तुत कर सकें। तो आइए अब हम लोग चलते हैं अन्य विषय से गणित का संबंध, अर्थात अन्य विषयों से गणित का क्या रिलेशन है, संबंध है, हम लोग उनको जानते हैं। आप जानते हैं पढ़ाने में सुविधा के लिए समस्त ज्ञान को कई भागों में विभाजित कर दिया गया है और प्रत्येक भाग को हम विषय कहते हैं। जैसा आप जानते हैं गणित, भूगोल, इतिहास, विज्ञान, संस्कृत आदि
पढ़ाते समय भी इन विषयों को एक दूसरे से संबंधित करके पढ़ाया जाता है तो बालक पढ़ने में रुचि लेने लगता है और उन सभी को पढ़ने से उस बालक को उससे लाभ हो जाता है। इन विषयों के इस प्रकार के पारस्परिक संबंध को हम लोग सहसंबंध के नाम से जानते हैं। सहसंबंध की 4 प्रकार का होता है, जिसमें आपका पहला रहा गणित की विभिन्न शाखाओं में सहसंबंधता। आपके सामने पहला पॉइंट लिखा है, गणित की विभिन्न शाखाओं में सहसंबंध क्या है। गणित शिक्षण में गणित की विभिन्न शाखा जैसे अंकगणित, बीजगणित, रेखागणित में अधिक से अधिक सहसंबंध स्थापित करना अति आवश्यक होता है। अंकगणित से लाभ, हानि, ब्याज, क्षेत्रफल के कठिन प्रश्नों को बीजगणित की सहायता से सरलता से हल किया जा सकता है। बीजगणित के लघुत्तम समापवर्तक, भिन्न, वर्गमूल आदि में अंकगणित के कायदे नियम को लगाते हैं, उनके इस फार्मूले को लगाते हैं। अतः अंकगणित में क्षेत्रफल व आयतन पढ़ाते समय इनको रेखा गणित से संबंधित किया जा सकता है। इसी प्रकार अंकगणित की अनेक क्रियाएं जैसा आप जानते हैं, जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वर्गमूल, एक नियम आदि के प्रश्न रेखा गणित द्वारा भी हल किए जा सकते हैं। बीजगणित के सूत्र आप जानते हैं, सरसंख्याओं के बारे में आप पढ़े भी होंगे। a+b का होल स्क्वायर a² + b² + 2b के बराबर होता है। आज इसे हम लोग रेखा गणित द्वारा भी सिद्ध कर सकते हैं। बीजगणित के वर्णात्मक समीकरण को रेखा गणित से हल कर सकते हैं। अतः गणित की जो विभिन्न शाखाएं हैं ये आपस में सहसंबंध को दर्शाती हैं। इससे हमारा सिद्ध हुआ कि ये जो बीजगणित, रेखा गणित हैं, हम बीजगणित पढ़ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि बीजगणित उसमें अंक गणित के भी कुछ हम नियम सिद्धांत को लगा सकते हैं। अगर हम अंक गणित पढ़ा रहे हैं तो इसमें हम बीजगणित के कुछ सिद्धांत नियम को लगा सकते हैं। अतः गणित की जो भी शाखाएं हैं ये आपस में एक दूसरे में सहसंबंध रखते हैं। दूसरा आपका रहा गणित के विषय के विभिन्न पाठों का आपस में संबंधता। गणित के किसी विषय के विभिन्न पाठों में यथासंभव संबंध जोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। जैसे अंकगणित में भिन्नों के जोड़, बाकी का संबंध प्रतिशत से जोड़ा जा सकता है।